हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो है व्यवहारवाद। आपकी फर्स्ट यूनिट का ही एक टॉपिक है व्यवहारवाद, जिसको कहा जाता है बिहेवियरलिज्म। जिनकी पॉलिटिकल साइंस 11वीं 12वीं में रही होगी वो पढ़कर आए होंगे। जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये राजनीति विज्ञान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम, या जिसको हम कह सकते हैं साधन या पद्धति रही है, जिसने पूरे राजनीति विज्ञान को एक नया अर्थ देने की कोशिश की थी। इसी को हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो वही व्यवहारवाद क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका विकास क्या हुआ, कैसे हुआ, किन किन तत्वों ने विकास में योगदान दिया, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं व्यवहारवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात कि व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान के अंदर एक क्रांति या एक आंदोलन कहा जाता है। आपको पता है कि क्रांति या आंदोलन के माध्यम से एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। कोई जो प्रचलित व्यवस्था है, जो व्यवस्था चल रही है, उसमें कभी कोई कमी आ जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए जो संगठित और सशक्त प्रयास किया जाता है उसको क्रांति या आंदोलन का नाम दिया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो तरह के दृष्टिकोण थे, एक परंपरागत और एक आधुनिक। हम बात जब परंपरागत दृष्टिकोण की करते हैं तो परंपरागत काल के अंदर राजनीति विज्ञान उतना प्रभावी नहीं बन पाया था। तो इसी के चलते राजनीति विज्ञान को नया रूप देने के लिए, उसको परंपरागत काल से मुक्ति देने के लिए या परंपरागत दृष्टिकोण से छुटकारा दिलाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया। और वो बड़ा बदलाव किसके माध्यम से आया? व्यवहारवाद के माध्यम से आया। इसीलिए हम व्यवहारवाद को राजनीति विज्ञान में एक कुछ विद्वान इसको एक व्यवहारवादी आंदोलन या व्यवहारवादी क्रांति की श्रेणी भी देते हैं। कई बार एक छोटा प्रश्न आता है, व्यवहारवाद को प्रस्तुत किसने किया, इसके जनक कौन थे? तो एक छोटा सा नाम हम लोग याद रख सकते हैं, डेविड ईस्टन। अमेरिका के एक प्रमुख पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे डेविड ईस्टन। उन डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवस्थित तरीके से व्यवहारवादी विचार उपागम को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। इसीलिए हम डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रतिपादक भी कहते हैं या उनको इसका जनक भी मानते हैं। ये कब व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में अध्ययन में काम आने लगा? तो आपको अभी मैंने कहा था कि राजनीति विज्ञान के दो काल हैं, परंपरागत काल और आधुनिक काल। जब मैं इन काल को डिफाइन कर रहा था तब कहा था कि प्रारंभ से लगाकर द्वितीय महायुद्ध तक का जो समय है वो राजनीति विज्ञान के अंदर परंपरागत काल कहलाता है, और द्वितीय महायुद्ध के बाद से वर्तमान तक का जो समय है उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान को आधुनिक काल में प्रवेश दिलाने का जिसका श्रेय है वो यही व्यवहारवाद है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की व्यवस्थित शुरुआत राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुई, ये उसका प्रारंभिक समय। फिर एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को पूरी तरह से बदल दिया। पूरी तरह से बदलने का मतलब यह है कि व्यवहारवाद से पहले राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की बात की जा रही थी, जैसे राज्य, सरकार और इसी तरह की राजनीतिक संस्थाएं। लेकिन व्यवहारवाद ने इन संस्थाओं के स्थान पर मानव के व्यवहार, नाम से ही स्पष्ट है, व्यवहारवाद में जिस व्यवहार शब्द को हम बार बार यूज में ला रहे हैं तो वो व्यवहार किसका? मनुष्य का। तो राजनीति विज्ञान ने मनुष्य के इसी व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्रीय विषय बनाया और उसके साथ साथ किस बात पे बल दिया कि मनुष्य के व्यवहार का ये अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होना चाहिए, जिसमें अध्ययन करने वाले के विचार शामिल नहीं हो, अर्थात एक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें जो हैं वो हम व्यवहारवाद के बारे में बता सकते हैं। और इन्हीं बातों के आधार पर व्यवहारवाद की एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा सकती है वो ये है कि उसने पॉलिटिक्स को, राजनीति को
विज्ञान बनाने की कोशिश की। इसके पहले जो परंपरागत काल था जिसमें कल्पना, आदर्श, इनकी बातें थी, इन मूल्यों का महत्व था, लेकिन व्यवहारवाद ने आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान में राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया। ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि क्या है, तो हम लोग अपनी बात को शुरू कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण आया, जिस दृष्टिकोण को हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। क्यों ये नया दृष्टिकोण आया? क्योंकि इसके पहले जो परंपरागत काल चल रहा था, उस परंपरागत काल में जो अध्ययन विषय था या जो अध्ययन पद्धतियां थी या जो अध्ययन क्षेत्र था, वो उतना प्रामाणिक नहीं था। उससे राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किए जा रहे थे वो विश्वसनीय नहीं थे, तो राजनीति विज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं बन रहा था। उसी के कारण एक असंतोष उभरा, और उसी असंतोष ने क्या लोगों के मन में क्या धारणा उत्पन्न की कि परंपरागत दृष्टिकोण के तहत राजनीति विज्ञान केवल सैद्धांतिक बनकर रह गया है। सैद्धांतिक मतलब जिसको केवल नियमों की बात करता है, व्यवस्थाओं की बात करता है, व्यवहार में उसकी उपयोगिता उतनी प्रामाणिक नहीं रही है। और इसी असंतोष के कारण क्या क्या महसूस किया गया कि मानव व्यवहार का अध्ययन जो है वो केवल संस्थाओं तक सीमित होकर रह गया है। परंपरागत काल में राज्य, सरकार, राजनीतिक दल या राज्य को संचालित करने वाली ऐसी ही अन्य संस्थाएं, उन तक मनुष्य के व्यवहार को सीमित करके रख दिया गया है। तो राजनीति विज्ञान उतना ज्यादा प्रामाणिक नहीं बन पाया है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस परंपरावादी दृष्टिकोण के तहत राजनीति विज्ञान आदर्शवादी बन गया। आदर्शवाद का मतलब कि हम अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में या यथार्थ में उनका कोई महत्व नहीं है। जो बातें सिद्धांतों में आदर्शवाद के रूप में नजर आती है, यथार्थ में वो हमें कहीं पर नजर नहीं आती है। तो इस प्रकार का एक विज्ञान परंपरावाद के काल में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ परंपरावाद के काल के अंदर जो अध्ययन पद्धतियां थी, वो लीगल, कानूनी अध्ययन पद्धतियां थी, और जो दृष्टिकोण था वो दार्शनिक था। दार्शनिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? हर विद्वान की अपनी सोच, उसका अपना दर्शन, और उस सोच के आधार पर वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहा था। तो ये जो पूरा अध्ययन था परंपरागत काल का, उसको हम दार्शनिक दृष्टिकोण और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से रेखांकित कर सकते हैं। लेकिन जब द्वितीय महायुद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अंदर आया, तो इसने राजनीति विज्ञान का लक्ष्य भी बदल दिया, राजनीति विज्ञान का स्वरूप भी बदल दिया, और राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में भी बदलाव किए। इनका क्या मतलब है वो अभी हम आगे जब चर्चा करेंगे तब ये पूरा क्लियर होगा। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पहले परंपरागत का दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान जिस तरह से पिछड़ गया था, जिस तरह से सैद्धांतिक, दार्शनिक, आदर्शवादी बनकर रह गया था, व्यवहारवाद ने उस पूरी स्थिति को बदला और राजनीति विज्ञान को एक नवीन रूप प्रदान किया। और इसी नवीन रूप में राजनीति विज्ञान के अंदर कुछ इंपीरिकल मेथड्स का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इंपीरिकल मेथड्स का मतलब आनुभविक पद्धतियां। आनुभविक का मतलब जिन जिन पद्धतियों का प्रयोग यथार्थ में किया जा सकता है और उनका प्रयोग करके हम वास्तविक घटनाओं, वास्तविक मानव के व्यवहार का अनुभव कर सकते हैं। तो ये शुरुआत राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद के द्वारा लाई गई। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने दूसरे जो समाज विज्ञान हैं, जैसे आप लोगों को कल मैंने बताया था कि राजनीति विज्ञान खुद एक समाज विज्ञान है, तो समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, भूगोल या मनोविज्ञान, ये दूसरे समाज विज्ञान हैं। इन सब समाज विज्ञानों का संबंध राजनीति विज्ञान के साथ स्थापित करने का काम इसी व्यवहारवाद के द्वारा किया गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने पॉलिटिकल साइंस को इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से, संस्थागत ढांचे से, और उसका जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड था, दार्शनिक पृष्ठभूमि, उससे बाहर निकालकर उसको एक नया स्वरूप प्रदान किया, और उसके आधार पर उन्होंने राजनीति को एक विज्ञान बनाने की कोशिश की। तो ये एक बैकग्राउंड हम लोग बता सकते हैं व्यवहारवाद के पीछे। अब व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
तो व्यवहारवाद के अर्थ को हम दो पक्षों में समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक, व्यवहारवाद का निषेधात्मक पक्ष। ठीक, देखो मैंने कल भी कहा था कि व्यवहारवाद के अंदर इसकी जो वोकेबलरी है, शब्दावली बहुत कठिन है, लेकिन उसका अर्थ इजी है। तो आप ये शब्दों पर गौर मत कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। निषेधात्मक पक्ष का मतलब क्या है? निषेधात्मक का मतलब मना करना, है ना। निषेधात्मक पक्ष मतलब मना करना। व्यवहारवाद के अर्थ में हम उसका पहला पक्ष क्या समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद ने मना किया। किस बात के लिए मना किया? कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो दार्शनिक दृष्टिकोण था, जो कानूनी दृष्टिकोण था, या जो कल्पनावादी मानसिकता थी। कल्पनावादी मानसिकता का मतलब कि जितने भी जो अध्ययन हो रहे थे उनमें से ज्यादातर कल्पनाओं के आधार पर हो रहे थे, आदर्शों के आधार पर हो रहे थे, दर्शन सोच के आधार पर हो रहे थे। तो इन सब अध्ययन को मना किया व्यवहारवाद ने। तो ये उसका पहला अर्थ। नकारात्मक पक्ष क्या है व्यवहारवाद के अर्थ में? कि अभी अब से पहले तक, व्यवहारवाद से पहले तक राजनीति विज्ञान का अध्ययन जिस परंपरागत दृष्टिकोण से, जिन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से किया जा रहा था, व्यवहारवाद ने उन सब के प्रयोग की मनाही कही की, या हम कह सकते हैं कि उनको निषेध किया। जब इनको निषेध किया तो फिर उन्होंने किस बात पे बल दिया? तो हम इनके अर्थ में देख सकते हैं व्यवहारवाद का भावात्मक पक्ष क्या है। भावात्मक पक्ष का मतलब व्यवहारवाद क्या करने की बात कहता है। तो दो चीजें आप लोगों ने आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी। उन्होंने राजनीति शास्त्र को यथार्थवादी बनाने की बात कही। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो वास्तविक है, जो हकीकत में हमारे सामने है, या जो वास्तव में घटित हो रहा है, उन घटनाओं का अध्ययन करके, मनुष्य के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाया जा सकता है। आप देखिए कि परंपरावाद के अंदर मैंने एक शब्द लिख रखा है कल्पनावादी, और इसका जस्ट अपोजिट यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? यथार्थवादी। तो कल्पनावाद से बाहर निकालकर राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाना, ये व्यवहारवाद का अपना एक अर्थ जो उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। और दूसरा जो भावात्मक पक्ष व्यवहारवाद का बता सकते हैं हम, वो है कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करना चाहते थे। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब, कल हम लोगों ने विज्ञान की बात की थी। विज्ञान किसको कहते हैं? ऐसा ज्ञान जिसमें तर्क हो, जिसमें कार्य और कारण के बीच में संबंध हो, और इसके आधार पर अगर हम कोई बात कहें तो उस निष्कर्ष को सभी लोग स्वीकारें, वो प्रामाणिक बन जाए। तो ऐसा ज्ञान विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान को भी वैज्ञानिक कब बनाया जाएगा? जब उसके अंदर वैज्ञानिक अध्ययन होगा। तो व्यवहारवाद के अंदर हम दो पक्षों की बात कर सकते हैं। एक उसके निषेधात्मक पक्ष, जब वो परंपरागत अध्ययन को रोकने की बात करता है, और दूसरा उसका भावात्मक पक्ष, जिसके तहत वो राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी और वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करने की बात करता है। ये तो हुआ एक संदर्भ। अगर हम दूसरे संदर्भ, कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की बात करें कि उन्होंने व्यवहारवाद को किस तरह से परिभाषित किया है, तो एक विद्वान है रॉबर्ट डहल। आप, मैं एक पूरी परिभाषा पढ़ूंगा आपके सामने, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं? रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष का परिणाम है। ये उनकी परिभाषा की पहली लाइन। हम लोगों ने पढ़ा है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन था वो अविश्वसनीय था, दार्शनिक दृष्टिकोण से था, कल्पनावादी था, अध्ययन क्षेत्र केवल संस्थाओं तक सीमित था। तो ये इन सब के चलते क्या हुआ? परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति लोगों में असंतोष उभरा। उसी बात को रॉबर्ट डहल ने अपनी पहली लाइन में कही है कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष का परिणाम है। तो ये तो उसको लेकर प्रारंभिक बात कही। आगे डहल क्या कहते हैं कि यह राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। अब इसको समझना, लाइन बहुत बड़ी बताई है डहल ने, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जैसे दूसरे समाज विज्ञान है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, इनके अंदर जिन अध्ययन पद्धतियों का, जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह की अध्ययन पद्धतियां, उसी तरह के सिद्धांत, उसी तरह के अन्वेषण राजनीति विज्ञान के अध्ययन में भी होंगे, तो राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक बनेगा। और ये काम कौन करना चाहता है? ये काम व्यवहारवाद करना चाहता है। तो इस रूप में रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद को परिभाषित करने का
काम किया। एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है ब्लेयर कोलासा। ब्लेयर कोलासा ने क्या कहा कि व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। अब यहां पर आप देखियो, देखो तीन अलग अलग बातें कही गई है। अध्ययन किसका किया जा रहा है? व्यवहार का। किसके व्यवहार का? तो दूसरी बात हम कर रहे हैं व्यक्ति समूहों। राज्य के अंदर कौन रह रहा है? अलग अलग व्यक्ति ही तो रह रहे हैं, व्यक्तियों के समूह ही तो रह रहे हैं। तो उन सभी व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कौन से व्यवहार का? तो वो सबसे पहले लिख रखा है राजनीतिक संदर्भों में, कि मनुष्यों के या व्यक्तियों के समूह के राजनीतिक संदर्भ वाले व्यवहार क्या हैं, उन व्यवहारों का अध्ययन व्यवहारवाद है। ये दूसरी परिभाषा ब्लेयर कोलासा ने दी। और तीसरी एक परिभाषा की और हम चर्चा करते हैं, जो व्यवहारवाद के जनक रहे हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के बारे में क्या कहा है कि उनके अनुसार व्यवहारवाद की इकाई का मतलब यहां पर है अध्ययन विषय, कि व्यवहारवाद का अध्ययन विषय मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वही बात वापस रिपीट हो रही है कि व्यवहारवाद में किसकी बात की जा रही है? मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात की जा रही है। तो डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि व्यवहारवाद की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार जिसका परिवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। अभी डिटेल में हम इन चीजों का मतलब देखेंगे। परिवेक्षण का मतलब जिसको बार बार जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जिसका परीक्षण किया जा सकता है, जिसकी जांच की जा सकती है। तो ऐसे मनुष्य के ऐसे व्यवहार का अध्ययन करना राजनीति व्यवहारवाद का क्षेत्र है। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि व्यवहारवाद राजनीति की संरचनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। मनुष्य के साथ साथ राज्य के अंदर बहुत सारी राजनीतिक संरचनाएं हैं, बहुत सारे राजनीतिक क्रियाकलाप होते हैं, और उन संरचनाओं और क्रियाकलापों के बारे में कैसे वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित हो मनुष्य के व्यवहार के माध्यम से, ये व्यवहारवाद का टारगेट है। तो इस रूप में हम लोग कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। अब हम लोग बात करते हैं एक और विद्वान जिनका नाम है किर्कपैट्रिक। किर्कपैट्रिक ने इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर, जो अर्थ और परिभाषा अभी हमने देखी व्यवहारवाद की, उसी परिभाषा के आधार पर व्यवहारवाद की प्रकृति, नेचर ऑफ बिहेवियरलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसको बताने की कोशिश की। अगर आपने अभी अर्थ समझा है तो उससे ये प्रकृति आसानी से समझ में आ जाएगी, और प्रकृति के माध्यम से हम व्यवहारवाद के अर्थ को भी समझ सकते हैं। तो किर्कपैट्रिक क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान और उसके अध्ययन की मूल इकाई कौन है? मनुष्य और उसका व्यवहार। ये पहली बात। कुल 4 बातें बताई थी किर्कपैट्रिक ने, उसमें से पहली बात क्या है कि राजनीति विज्ञान और उसके अध्ययन की मूल इकाई मानव है। किसके तहत? व्यवहारवाद के तहत। ये पहली बात। दूसरी बात, पैट्रिक क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विज्ञान है। व्यवहारवादी विज्ञान का मतलब, हम लोग कहते हैं ना कि हमको व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक होने का मतलब हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। तो उसी सेंस में यहां पर कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान भी एक व्यवहारवादी विज्ञान है। क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करता है। अन्य समाज विज्ञान कौन से? हम बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में हम थोड़ा समाजशास्त्र भी पढ़ेंगे, थोड़ा अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे, थोड़ा कानून भी पढ़ेंगे, थोड़ा मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे, थोड़ा इतिहास भी पढ़ेंगे। तो अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध भी राजनीति विज्ञान स्थापित करता है। किसके माध्यम से? व्यवहारवाद के माध्यम से। तो ये उसकी दूसरी प्रकृति जो पैट्रिक ने बताई। तीसरी बात पैट्रिक क्या बोलते हैं कि व्यवहारवाद में शुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल दिया जाता है। शुद्ध प्रविधि का मतलब है कि जिन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, वो पद्धतियां कौन सी होगी? शुद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां होगी। तो ये तीसरी बात जो पैट्रिक ने अपने वक्तव्य के अंदर बताई। और चौथी बात जो पैट्रिक ने कहा था कि व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना है। देखिए 2 बात, किसको विकसित करना है? राजनीति विज्ञान को। कैसा बनाना है? तो सिस्टमेटिक इंपीरिकल साइंस के रूप में, मतलब एक ऐसा विज्ञान जो अनुभवों के ऊपर आधारित है, जो यथार्थवादी है, जो व्यावहारिक है और जिस पर सभी विश्वास कर सकें। तो ये 4 बातें
व्यवहारवाद की प्रकृति के रूप में हम बता सकते हैं, जो कि एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक किर्कपैट्रिक के द्वारा बताई गई है। अब इसी में अगर हम आगे चर्चा करें, व्यवहारवाद आया कैसे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ऐतिहासिक विकास, उत्पत्ति और विकास की अगर हम चर्चा करें, एक बड़ी बड़ी बात तो मैंने आपको अभी बता दी कि राजनीति विज्ञान के अंदर व्यवहारवाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। सिस्टमेटिक रूप से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाने लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहारवाद का ये जो स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया, इसकी उत्पत्ति और विकास के बीच इसके पहले भी हम देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में यूनान से लगाकर दूसरे यूरोपीय देशों तक अनेक विद्वान ऐसे हुए, जैसे प्लेटो, अरस्तु, मिक्यावली। समझौतावादी विचारक के रूप में हम नाम ले सकते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। इन विद्वानों ने मनुष्य के व्यवहार की स्टडी करी। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th के अंदर सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्य का व्यवहार कैसा था। कुछ लोग कहते हैं, हॉब्स कहता है कि बहुत खराब था, लॉक कहता है कि बहुत अच्छा था, रूसो ने कहा खराब और अच्छा दोनों था। मतलब उन्होंने मनुष्य के व्यवहार को देखा। उसी तरह से अगर प्राचीन काल में बात करें तो प्लेटो और अरस्तु भी ये कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार किस तरह का है, उसके चरित्र में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। मैकियावली ने भी मनुष्य के व्यवहार को परिभाषित करने की कोशिश की। तो कहने का मतलब, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन पहली बार व्यवहारवादियों ने नहीं किया। उस प्राचीन काल से वर्तमान तक हम कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को सीमित अर्थों में देखने की कोशिश पहले भी की जाती रही और वो आगे भी होती रही है। फिर हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के विकास में दो तत्वों का विशेष प्रभाव हम बता सकते हैं। एक एक प्रमुख समझौतावादी विचारक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अनुभववाद की बात कही थी। अनुभव का मतलब क्या होता है? अनुभव आता कैसे है? अगर हमें अनुभव, कोई काम अगर हम करते हैं तो उस काम को करने के बाद जो ज्ञान हमारे अंदर विकसित होता है उसको हम अनुभव कह रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार की एक विचारधारा, अनुभववादी विचारधारा, जो जॉन लॉक ने प्रस्तुत की, उसी अनुभववादी विचारधारा ने व्यवहारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। और एक दूसरी बात, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यथार्थवादी घटनाएं घटी, राजनीति विज्ञान में जिनकी उपेक्षा की गई थी, उन यथार्थवादी घटनाओं ने, उन यथार्थवादी अनुभवों ने भी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के मार्ग को प्रस्तुत किया। तो हम ये दो बातें और बता सकते हैं कि व्यवहारवाद के उदय में इन दो तत्वों का प्रभाव रहा। अब अगर हम व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की चर्चा करें तो हम लोग कुछ प्रयासों का उल्लेख यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये आप लोग याद रखना, कई बार इस पर 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले 1908 में एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है ग्राहम वलास, और ग्राहम वलास की एक पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और इसी तरह से एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है ऑर्थर बेंटले, और ऑर्थर बेंटले की एक पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों विद्वानों ने, ग्राहम वलास और बेंटले ने, अपनी पुस्तकों के अंदर मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन की बात कही थी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ग्राहम वलास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के अंदर व्यवहारवाद का पोषण किया गया। इस उपागम का प्रारंभिक परिचय हमें इन पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रयास अगर हम देखें तो एक नाम आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 1925 में एक विद्वान चार्ल्स मेरियम ने अपनी एक पुस्तक निकाली थी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस पुस्तक के अंदर भी चार्ल्स मेरियम ने इस बात पर बल दिया था कि यदि हमें राजनीतिक घटनाओं और उनके यथार्थ को समझना है तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो ये एक और विकास की दृष्टि में हम लोग एक नया प्रयास बता सकते हैं। इसी तरह से 1928 में स्टुअर्ट राइट्स की एक पुस्तक आई थी, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स के अंदर भी उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के माध्यम से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात कही थी। और इसी तरह से कैटलिन एक विद्वान हुए थे जिन्होंने 1930 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के सिद्धांतों के का अध्ययन। तो उन सिद्धांतों का अध्ययन किस तरह से संभव हो पाएगा अच्छी तरह से, उसमें भी हम व्यवहारवादी पक्ष को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ प्रयास रहे हैं व्यवहारवाद की उत्पत्ति और विकास में। जो व्यक्तिगत प्रयास हम यहाँ पर
बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के विकास में व्यक्तियों के साथ साथ संस्थागत प्रयास भी हुए, सामूहिक प्रयास भी हुए, और उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिकन विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान था। अमेरिकन विद्वानों ने व्यवहारवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका में एक बौद्धिक आंदोलन, एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में व्यवहारवादी विचारधारा को आगे लाने का प्रयास किया गया। और इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की को स्थापित किया गया, और इस सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने व्यवहारवादी अध्ययन का प्रयोग करने पर बल दिया था। इसी तरह से अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, जो अभी मैंने बात कही थी, इन दोनों ने मिलकर व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए मतलब या हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी पद्धति को उपयोग में लाने के लिए बहुत संगठित प्रयास किए। एक और कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है, जो जो जिसको हम कहते हैं शिकागो संप्रदाय क्या है। अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, शिकागो यूनिवर्सिटी, और उस शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ विद्वानों ने व्यवहारवाद के प्रयोग पर बल दिया और उन्होंने व्यवहारवाद के प्रचार प्रसार के लिए काम किया। तो जब अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद को बढ़ावा देने की बात की गई, तो धीरे धीरे बहुत सारे फॉलोवर्स, बहुत सारे अनुयायी ऐसे आए जिन्होंने व्यवहारवादी पद्धति का समर्थन किया। तो ऐसे लोगों का समूह, शिकागो यूनिवर्सिटी में ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने व्यवहारवाद को अपनाया, उसके प्रचार प्रसार में काम किया, उनको हम कहते हैं ये शिकागो संप्रदाय है। तो व्यवहारवाद की उत्पत्ति और उसके विकास में इस शिकागो संप्रदाय के कंट्रीब्यूशन को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि अलग अलग व्यक्तिगत और सामूहिक और संस्थागत प्रयासों से व्यवहारवाद उत्पन्न भी हुआ और राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग भी होने लगा। कौन कौन से विद्वान प्रमुख व्यवहारवादी विचारक के रूप में जाने जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन, लॉसवेल, कॉलमैन, हिंज यूलाउ, कार्ल ड्यूश, साइमन पॉवेल, बेंटले, चार्ल्स मेरियम, ग्राम व्लास, मैक्स वेबर, दुर्खाइम, पैरेटो, इन सब को जो कि समाज वैज्ञानिक रहे हैं, इन सब को हम व्यवहारवादी विचारकों की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी विद्वानों ने अपने अध्ययन में मनुष्य के व्यवहार को केंद्र में रखा या केंद्र में रखने पर बल दिया और उसी मानवीय व्यवहार के आधार पर अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया।